नमस्कार दोस्तों, स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी को। स्त्री रचना के रंग हेलो हल्द्वानी के संग कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं नेपाली कवियत्री बिमला तुनखेवा की कविताएं। ये एक कोशिश है कि हम अपने पड़ोसी देशों की, अपने पड़ोसी राज्यों की देशज भाषाओं में जो कवित्रियां लिख रही हैं, उन कविताओं को आप तक पहुंचा सकें। इन कविताओं को हम तक पहुंचाने का काम कर रही हैं डॉक्टर अनिल कार्की, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लोक अध्येता हैं और एक कवि भी हैं। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत आभार है कि आप इन कविताओं को लेकर आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप बिमला तुनखेवा जी का एक परिचय और उनकी कविताएं हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें। धन्यवाद। बिमला तुनखेवा 1986 में त्रेनुथुम ओरख्रे नाम में जन्मी और लिम्बू आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली, नेपाल में महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली और नेपाली कविता में एक अलहदा स्वर के लिए जानी जाती है। नेपाली कविता में लैंगिक भेदभाव और महिलाओं का जो जीवन है, विधव जीवन, वो उनकी कविता का मुख्य स्वर है। और महिला अधिकारों को राष्ट्रीय पटल पर रखने वाली नेपाली संस्था संचारिका समूह की वो सचिव भी है। तो उन्हीं की कविताओं को मैं चाहता हूं कि आप लोगों के सामने रखें। जो संचारिका समूह नेपाल का है, उनके द्वारा संपादित जो किताब है न सुनिएका आवाजहरू, वो भी संचारिका समूह की बड़ी उपलब्धि है, जिसमें पश्चिमी, पूर्वी और मध्य नेपाल के महिलाओं के जीवन संघर्षों पर अलग अलग लेखों का एक संकलन हाल फिलहाल के वर्षों में आया। और जो बिमला तुनखेवा है, वो आदिवासी बिंबू में रची बसी कविताओं को कहती है। उनकी कविताएं सांस्कृतिक बिंबू को सहजता से पिरोती हुई अपनी भाषा और शैली में मन को छू लेती है। पिछले 25 वर्षों में कविता लेखन में निरंतर सक्रिय बिमला की काव्यात्मक अभिव्यक्ति नेपाली साहित्य में संभावनाओं के नए द्वार खोलती है। नदी छाल र तरंगहरू, संस्मरण एउटा बुढो रुखोको, हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे, उनकी 4 कविता संग्रह है। ये उनकी और भी उनकी रचनाएं हैं। वो एक पत्रकार भी है, सजग, और हम चाहते हैं कि हम आपके सामने उनकी 4 कविताओं को रखें और यह जानें कि नेपाली साहित्य का जो वर्तमान फलक है, उसमें स्त्री कवियों का दखल किस तरह का है और वह जो स्त्री संघर्ष है, वो पूरी दुनिया के साथ या पूरे देश के साथ किस तरह की कदमताल कर रही है वर्तमान में। तो उनकी एक कविता है, मेरो पनि कविता लेख्नु है, यानी मेरे लिए कोई कविता लिखना। हाँ, तो उसको मैंने अनुवाद किया है, मैं सुनाता हूं। मेरा जीवन सुंदरता के साथ दुनिया नहीं देख पाया, जाने कितने युग बीत गए चूल्हा संभालते हुए। शादी के बाद हर दिन चुपती निर्मम जुबान, हर रात की मनमानी। ननद, जब मेरा विवाह हुआ मुझे उजला लगा यह संसार, छीलते हुए अपनी यात्रा से उम्र के पहाड़। मैं आज एकदम अकेली हूं, मुझे खा लिया है घर ने और मैं बूढ़ी हो गई। घर जैसा था वैसा ही है, मेरे ही कोख से जन्मा जेठा छोरा यानी बड़ा लड़का अब इस घर का मालिक हो गया है। ये वही घर है जिसे बनाते हुए मेरा रक्त पसीना बनकर बहा। ये वही घर है जिसे बनाते हुए मेरा रक्त पसीना बनकर बहा। यह घर किसी भी तरह मेरा न हुआ और मैं लाख जतन के बाद भी न हुई इस घर की। इसलिए अब मैं एक अलग घर बनाने की धुन में हूं। ओ तुनखेवा ननद, मेरी कथा के लिए तुम एक कविता लिखना। तो ये उनकी जो कविता है, हत्केलामा पृथ्वी लिएर उभिएको मान्छे संग्रह से है। और ये कविता इसलिए भी शानदार है कि इसमें एक भाभी जो है, वो अपनी ननद को ये अपनी कथा लिखने को कह रही है। और दूसरी उनकी कविता है हजार सपना र मन माया। हजार सपने और मन माया। मन माया एक नाम है,
धरती का अंतिम बिंदु आकाश और क्षितिज पैरों से उसके कुचला गया, खो गया कैसे तूफान बनकर किसी समुद्र में। लिपटी हुई उसकी पीड़ा में काली अनवार पृथ्वी के किस सीमा में रहती है। सपनों के निखर सफेद घोड़े में चढ़कर भागी थी मैं तूफान की तरह जंगल के चोर रास्तों में। अब कल जैसा कुछ नहीं है। पति के मृत्यु के बाद अपना कहने के लिए टायरलिंग कपड़े की लाल साड़ी है, जिसको जतन के साथ संभाला है काठ के बक्से में। धर्म में बंधा हुआ इंसान कैसे बनता है दास, और पूरा पूरा जीवन याद की तरह पति की धूमिल तस्वीर देखते हुए गुजार देता है। इसे उसका अस्तित्व कहो या फिर उसका आकाश। आर्मी नंबर 21-15-50-317 गोरखा इंजीनियर की विधवा पत्नी मनमाया लिंबू। मुख्य दरवाजे के ऊपर सजा कोई पुराना तमगा अब उसकी आंखों का क्षितिज है। लाल सिंदूर संग उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। शायद सपने देखने का हक नहीं है, लेकिन काला सागर जैसा काला जीवन भोगते हुए किस तरह खड़ी रही वह एक अकेली इस जगह। छाती में दूसरे विश्व युद्ध की पुरानी चोट लिए किस तरह बची रही वो आज तक। पीड़ा से पुता हुआ यह वन जंगल पृथ्वी की किस सीमा में रहते हैं। कहती है मन माया, यह मन पत्थर हो चुका है। जब इस धरती में पहली बार आंख खोली, जब इस धरती में पहले पहल पैर जमाए, मैं किसी के सपनों की सुंदर लड़की थी, और जीवन के 60 वर्ष आर्मी नंबर 21-15-03-17 गोरखा इंजीनियर की विधवा पत्नी बनकर बीते। जवाब दो उसकी पीड़ा का, जवाब दो उसके द्वारा मजबूरन न जी गई जवानी का। इच्छाओं से भरपूर उसके सपने पहाड़ के खांचे में पिघल कर कैसे अरुण नदी बनकर बहे। ढेरों प्रश्न उसका पीछा करते हुए टक खड़े हैं, और मन माया खड़ी है इस राज्य व्यवस्था के आगे, इस आकाश के नीचे, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सका ऐसा प्रश्न बनकर। तो जो गोरखा समुदाय है, जो वॉरियर समुदाय है, उन्हीं समुदायों से में लिंबू समुदाय भी गिना जाता है, और उसी के जो सैनिक है उनके विधवाओं के जीवन को बिमला ने इस कविता में लिखने की कोशिश की है। एक और शानदार कविता है उनकी, सफेद गुलाब को फूल, यानी सफेद गुलाब का फूल। सफेद कफन में लिपटी छोटे देवर की लाश, लाश नहीं थी, यह तो लिखा हुआ सफेद गुलाब का गुच्छा था। सफेद कफन में लिपटी हुई छोटे देवर की लाश, लाश नहीं थी, यह तो खिला हुआ सफेद गुलाब का गुच्छा था, और ऐसा लगता था कि संसार शांति चाहता है। एक कविता है उनकी, प्रेम आस्था। मैं सपने में परियों के संग प्रेम आस्था ढोती रही। मैं सपने में परियों के साथ प्रेम आस्था ढोती रही खुशी से। भीड़ में, पत्थरों में, नदी के किनारों में प्रेम में डूबकर दौड़ रही थी, और जैसे ही नींद से जागी मैं अब अपने प्रेमी की कैदी हो गई थी। तो इस तरह पुरुष और स्त्री संबंधों, और जो भी एक तरह से स्टेट है, जो भी एक तरह से सत्ता है, उसके इर्द गिर्द घूमती हुई उसको चुनौती देती हुई कविताएं नेपाली साहित्य में लिखी जा रही है। और एक ऐसी ही कविता है, मैं भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सिपाही खड़क बहादुर लिंबू। मैं भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सिपाही खड़क बहादुर लिंबू। युद्ध के बाद खाली हाथ लिए लौटा मैं भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सिपाही खड़क बहादुर लिंबू। आर्मी नंबर 21-15-03-17। एलिजाबेथ, तुम्हारी स्मृति के लिए मैंने अपने हाथ घुमाए, मैंने अपने पैर घुमाए, और तुम्हारे लिए बनाया दरबार। बोर्निया के युद्ध में इस छाती के दाहिने पसली पर लगी गोली की चोट अब तक जिंदा है। इतना ही तिक्त है मेरा जीवन। लड़ाई में तुम्हारे देश के लिए अपने ही देश में शरणार्थी बना, योद्धा, राइफलमैन, भीसी, विजेता होकर भी मैं तुम्हारे दरबार में सजाने लायक सिपाही रहा। मेरे रक्त से पुता हुआ
तुम्हारे दरबार का वेस्टर्न आर्ट मेरे खून पसीने और बलिदान से खड़ा है तुम्हारा बकिंघम पैलेस। लौटा खाली हाथ प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में मिले यह बहादुरी के तमगे अब जंग लगे हुए देखकर खिन्न हूं, जबकि मैं मलेशिया के जंगलों में महीनों भूखा रह के युद्ध करते हुए भी इतना खिन्न कभी नहीं हुआ। अपना कहने के लिए युद्ध में खाया जा चुका मेरा जीर्ण शरीर है जो घड़ी घड़ी जागता सोता है। मलेशिया के जंगलों में भूखा रहकर युद्ध करते हुए भी मैं इतना आक्रोशित कभी नहीं हुआ और अब अपनी नियति देखकर हैरान हूं। एलिजाबेथ, इतना तो मैं समझ गया हूं, तुम्हारा दरबार से मुस्कुराते हुए प्रजा को हाथ हिलाना, तुम्हारा सुंदर दिखना। तुमसे एक सवाल पूछूं, बताओगे सच? मेरी तरह ही तुम भी डरावने सपने देखते हो कि नहीं देखते? तुम्हें भी होती है ऐंठन मेरी तरह की। तो ये कविताएं थी बिमला तुंगखेवा की। और ये जो भूतपूर्व ब्रिटिश गोरखा सिपाही खड़क बहादुर लिंबू है, ये कविता उनकी अपने पिता पर लिखी हुई कविता है। और ये कविता बताती है कि एक सैनिक जीवन किस तरह से सत्ता का गुलाम होता है, किस तरह से सत्ताएं उसका इस्तेमाल करती है। और इसी तरह से जो उनकी कविता थी हजार सपना र मन माया, ये उनकी अपनी मां मन माया लिंबू पर लिखी हुई कविताएं हैं। दोनों कविताएं एक दूसरे को पूरा करती है। और मुझे उम्मीद है कि आपको नेपाली कवित्री बिमला तुंगखेवा की ये कविताएं जरूर पसंद आई होंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बिमला तुंगखेवा की कविताएं, जिन्हें अनुवाद किया था डॉक्टर अनिल कार्की जी ने, और आप सबके सामने लाने का काम भी उन्होंने ही किया है। अगर ये कविताएं आपको पसंद आई हों तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हम जैसा कि बताते हैं कि हमारा जो रेडियो है वो एक सामुदायिक रेडियो है, कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या किसी भी देश के हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।